राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है ठोकर। बहू का सामान उसके अपने ही घर के आंगन में ऐसे फेंका जा रहा था जैसे वह इस घर की बहू नहीं बल्कि कोई बोझ हो जिसे सालों ढोने के बाद अब बाहर निकालने का फैसला कर लिया गया हो। अलमारी खुली पड़ी थी, कपड़े धूल में बिखरे थे, स्टील के बर्तन सीढ़ियों से टकराकर आवाज़ कर रहे थे और बीच आंगन में खड़ी सावित्री देवी गुस्से से चीख रही थी। आज के बाद अगर इस लड़की ने इस घर की चौखट भी पार की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी छाती पर बैठकर इतने साल रानी बनकर रही है और इसकी एक भी चाल नहीं चलेगी। दरवाजे के बाहर खड़ी रागिनी के हाथ काँप रहे थे, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। पूरे मोहल्ले की औरतें तमाशा देख रही थी। कोई धीरे से कह रहा था, इतने साल भी बहू को घर से निकाल दिया। कोई तो फुसफुसा रहा था, ज़रूर बहू में ही कोई कमी रही होगी, बिना बात कौन निकालता है। रागिनी ने नीचे गिरे कपड़े को उठाने की कोशिश की थी कि तभी सावित्री देवी ने उसके हाथ से बैग छीनकर दूर फेंक दिया। हाथ मत लगाना इन्हें, ये सब मेरे बेटे के पैसों से आया है। तेरे बाप ने क्या दिया था शादी में? 2 बक्से और 4 साड़ियाँ। अपनी बाप की दी हुई चीज़ें उठा और निकल, बाकी कोई भिखारी उठा लेगा। रागिनी ने पहली बार बिना आवाज़ ऊंची किए उनकी आंखों में देखा। माँ जी, आपने जो कहना था कह दिया, लेकिन मेरे कपड़ों को मत फेंकिए। अरे अब तू मुझे सिखाएगी मैं क्या करूं? जिस दिन से आई है इस घर में अशांति ही अशांति है। बेटा पहले मेरी बात सुनता था, अब तेरे इशारों पर नाचता है। इतने में अंदर से नीरज बाहर आया। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन माँ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। माँ रहने दीजिए, बात करके चुप, बिल्कुल चुप। अगर आज तूने इसके पक्ष में एक शब्द भी बोला तो याद रखना, मेरे लिए उसी दिन मर जाएगा। नीरज वही खामोश खड़ा रहा। रागिनी ने उसकी तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद आज उसका पति पहली बार उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन नीरज ने नज़रें झुका ली। उस एक पल ने रागिनी के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन वो उस दिन घर से नहीं निकली। वो ज़बरदस्ती घर के अंदर चली गई और रहने लगी। उसे याद आने लगा कि पिछले 7 सालों में कितनी बार उसने इस घर को अपना घर बनाने की कोशिश की थी। सुबह सबसे पहले उठना, सबकी पसंद का खाना बनाना, सास की दवा समय पर देना, ससुर की चाय, नंद के बच्चों का ध्यान, हर त्योहार पूरे मन से मनाना। उसने कभी किसी काम से इनकार नहीं किया था, लेकिन हर काम के बाद एक ही बात सुनने को मिलती, ये तो बहू का फ़र्ज है, इसमें एहसान क्या किया। अगर कभी बीमार पड़ जाती तो जवाब मिलता, हमारे ज़माने में औरतें बुखार में भी खेत चली जाती थी। आजकल की लड़कियां तो ज़रा सा सिर दर्द हुआ नहीं कि बिस्तर पकड़ लेती हैं। रागिनी हर बार चुप रह जाती। उसे लगता था समय बदलेगा, लेकिन समय कभी नहीं बदला, सिर्फ ताने बढ़ते गए। उस दिन भी बात बहुत छोटी सी थी। सुबह नीरज ऑफिस जाने की जल्दी में था। रागिनी ने उसके लिए टिफ़िन तैयार किया था। तभी सावित्री देवी ने कहा, पहले मेरे लिए नाश्ता बना, बेटा बाद में चला जाएगा। रागिनी ने धीरे से कहा, माँ जी, बस 2 मिनट में टिफ़िन दे दूँ, फिर आपके लिए गरम पराठे बना देती हूँ।
बस यही बात सावित्री देवी को आग की तरह लग गई। देख लिया, अब मैं इस घर में दूसरे नंबर पर आ गई हूँ। पहले पति, फिर बच्चे, सास की तो कोई इज्जत ही नहीं है। रागनी समझाती रही, ऐसी बात नहीं है माँ जी। लेकिन सावित्री देवी कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने पूरे घर में इतना हंगामा किया कि पड़ोसी तक इकट्ठा हो गए। दोपहर तक बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने साफ कह दिया, या तो ये लड़की इस घर में रहेगी या मैं। नीरज पूरे दिन चुप रहा। उसकी यही चुप्पी रागनी को सबसे ज़्यादा चुभ रही थी। शाम को जब वह कमरे में सामान समेट रही थी, तब नीरज धीरे से अंदर आया। रागनी, कुछ दिन के लिए मायके चली जाओ। माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं खुद ले आऊँगा। रागनी ने पहली बार मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वह मुस्कान खुशी की नहीं थी, वह 7 साल की थकान की मुस्कान थी। कुछ दिन, हाँ नीरज, शादी के बाद जब पहली बार माँ जी ने मुझे पूरे परिवार के सामने अपमानित किया था, तब भी तुमने यही कहा था कि कुछ दिन सह लो। जब मेरी नौकरी छुड़वाई गई, तब भी तुमने यही कहा था कुछ दिन। जब हर महीने मेरे मायके वालों को नीचा दिखाया गया, तब भी तुमने कहा कुछ दिन। 7 साल हो गए नीरज, तुम्हारे ये कुछ दिन कभी ख़त्म ही नहीं हुए। नीरज के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ इतना कह पाया, मैं दोनों तरफ फंसा हूँ। रागनी ने धीरे से कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं फंसे। तुमने हमेशा आसान रास्ता चुना, चुप रहने का। बाहर से फिर सावित्री देवी की तेज आवाज़ आई, अभी तक गई नहीं ये? क्या पूरे घर पर कब्जा करके बैठेगी? रागनी ने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया। उसने आखिरी बार उस कमरे को देखा जिसे उसने 7 साल तक अपना घर समझा था। फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन चौखट पार करने से ठीक पहले उसने पलटकर पूरे घर को देखा और बहुत शांत आवाज़ में सिर्फ एक बात कही, आज मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, लेकिन जिस दिन सच में इस घर से मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, उस दिन इस घर में जो सन्नाटा होगा उसे कोई नहीं भर पाएगा। उसकी यह बात सुनकर सावित्री देवी हंस पड़ी, जा, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। रागनी बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गई। उसे नहीं पता था कि उसकी कही हुई यह बात कुछ ही दिनों बाद इस घर का सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाली है। रागनी के जाते ही सावित्री देवी ने पूरे घर का दरवाज़ा ऐसे बंद किया जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई हो। उन्होंने अंदर जाते ही ऊंची आवाज़ में कहा, आज से इस घर में चैन की नींद आएगी। नंद स्वाति भी खुशी से झूमने लगी। हर वक्त मुंह लटकाए घूमती थी, जैसे उसने पूरा घर चला रखा हो। अब पता चलेगा कि उसके बिना भी घर चलता है। नीरज चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कमरे में घुसते ही उसकी नज़र उस खाली अलमारी पर पड़ी जिसमें रागनी के कपड़े रहते थे। ड्रेसिंग टेबल पर उसकी छोटी सी कंघी अब भी रखी थी। तकिए के पास उसकी किताब पड़ी थी जिसमें बीच का पन्ना मोड़ कर रखा गया था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि घर में कितना कुछ रागनी का था, लेकिन उससे भी ज़्यादा वह खुद हर कोने में बसी हुई थी। रात को खाने का समय हुआ तो सावित्री देवी ने थाली परोसते हुए कहा, अब देखना बेटा, तेरी माँ कैसी घर संभालती है।
बहू कोई रानी नहीं थी कि उसके बिना काम रुक जाएगा। नीरज ने बिना कुछ बोले 2 कौर खाए और थाली दूर सरका दी। क्या हुआ, भूख नहीं है? अरे उसके जाने का इतना दुख है तो उसके साथ ही चला जाता। नीरज ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन सुबह 5 बजे सावित्री देवी की आँख खुली तो उन्होंने लगा रागनी रसोई में होगी, लेकिन अगले ही पल याद आया कि वह तो जा चुकी है। उन्होंने खुद चाय बनाई, दूध उबलकर गैस पर गिर गया, पराठा जल गया। ससुर रामेश्वर जी दवा का इंतज़ार करते रहे। उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे बहू, फिर खुद ही चुप हो गए। सावित्री देवी झेप गई, लेकिन अगले ही पल बोली, देखा, आदत पड़ गई थी ना नाम लेने की। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कमी महसूस हो रही है। रामेश्वर जी ने पहली बार साफ शब्दों में कहा, कमी तो हो रही है, चाहे तुम मानो या ना मानो। सावित्री देवी ने घूर कर देखा। स्वाति बोली, पापा, आप भी ना। उसके रहते सब परेशान ही थे, अब सुकून है। आप भी अब उसी का पक्ष लेंगे। पक्ष नहीं ले रहा, सच बोल रहा हूँ। जिस लड़की ने 7 साल इस घर को बिना शिकायत संभाला, उसे इस तरह निकालना ठीक नहीं हुआ। आपको अगर इतनी ही हमदर्दी है तो जाकर उसे वापस ले आइए। रामेश्वर जी चुप हो गए। उन्हें पता था कि अब समय कोई भी बात आग में घी डालने जैसी होगी। उधर रागनी अपने मायके पहुंची तो उसकी माँ शारदा देवी दरवाजे पर उसे देखकर घबरा गई। अरे तू अचानक, और ये सामान? रागनी ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस माँ, कुछ दिन रहने आई हूँ। माँ उसकी आंखें पड़ चुकी थी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसका बैग अंदर रख दिया। रात को जब दोनों अकेली थीं, तब शारदा देवी ने धीरे से पूछा, सच बता, इस बार क्या हुआ? रागनी काफ़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, इस बार कुछ नया नहीं हुआ माँ। बस मैं पुरानी बातें सहते सहते अब थक गई हूँ। उसकी माँ ने आंखें भर आई। बेटी, पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती? हर बार सोचती थी सब ठीक हो जाएगा। उधर नीरज ऑफिस पहुंचा तो काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। दोपहर के खाने का समय हुआ। उसने बैग खोला तो टिफ़िन नहीं था। तभी उसे याद आया, आज किसी ने टिफ़िन रखा ही नहीं। वह कैंटीन में गया, लेकिन खाना खाते खाते उसे रागनी की बनाई साधारण दाल और सब्जी याद आने लगी। शाम को घर लौटा तो कपड़े कुर्सी पर पड़े थे। पहले रागनी बिना कहे सब धोकर प्रेस करके अलमारी में रख देती थी। सावित्री देवी ने कहा, अपने कपड़े खुद मशीन में डाल दिया कर, अब कौन करेगा? नीरज ने बिना कुछ कहे कपड़े उठाए। जब मेरी बीवी यही सब काम करती थी तो आप कहती थी कि यह कोई काम नहीं है। अब आपको क्या हुआ जो मुझे बोल रही हैं कपड़े रखने? सावित्री देवी कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए। घर का माहौल बदल चुका था। सुबह देर से चाय बनती, दवाइयाँ समय पर नहीं मिलती, बिजली का बिल भरना भूल गए, गैस खत्म हो गई तो किसी को पता ही नहीं चला कि दूसरा सिलेंडर बुक किसने करना है। हर छोटी बड़ी चीज़ पर एक ही नाम याद आता, रागनी करती थी। लेकिन सावित्री देवी हर बार खुद को रोक लेती। कोई एहसान नहीं करती थी, घर का काम ही तो करती थी। चौथे दिन मोहल्ले में
कमला चाची घर आई। उन्होंने इधर उधर देखा और बोली, बहू अभी तक नहीं आई। सावित्री देवी ने अकड़ कर कहा, अब उसे आने की ज़रूरत नहीं। कमला चाची ने सीधे कहा, बहन, गुस्से में लिया फैसला हमेशा सही नहीं होता। अच्छी बहू बार बार नहीं मिलती। सावित्री देवी को यह बात चुभ गई। आपको हमारे घर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कमला चाची मुस्कुराई, मुझे नहीं, तुम्हें करनी चाहिए। पूरा मोहल्ला देख रहा है कि बहू के जाने के बाद घर पहले जैसा नहीं रहा। इतना कहकर वह चली गई। उसके जाते ही सावित्री देवी का चेहरा तमतमा उठा। उन्हें पहली बार लगा कि लोग उसकी नहीं, रागिनी की बात कर रहे हैं। उसी शाम नीरज ने हिम्मत करके कहा, माँ, मैं कल रागिनी को लेने जाऊंगा। सावित्री देवी ने गुस्से में मेज़ पर रखा गिलास पटक दिया। अगर वह इस घर में वापस आई तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। नीरज ने इस बार माँ की आंखों में आंखें डालकर देखा, लेकिन उसने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जिसमें पहली बार यह बात साफ महसूस हो रहा था कि इस घर की लड़ाई अब पहले जैसी नहीं रही। अब कोई न कोई फैसला होकर ही रहेगा। नीरज उस रात बिल्कुल नहीं सो पाया। एक तरफ माँ की जिद थी, दूसरी तरफ रागिनी की वह आखिरी बात बार बार उसके कानों में गूंज रही थी, जिस दिन सच में इस घर से मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, उस दिन इस घर में जो सन्नाटा होगा उसे कोई नहीं भर पाएगा। सुबह होते ही उसने बिना किसी को बताए बाइक निकाली और सीधे रागिनी के मायके यानी अपने ससुराल पहुंच गया। दरवाज़ा शारदा देवी ने खोला। उन्होंने नीरज को देखा तो चेहरे पर न गुस्सा था न अपनापन। बस एक सीधी सी बात कही, आज याद आ गई पत्नी की। नीरज ने धीरे से कहा, माँ जी, रागिनी से मिलना है। बेटी कोई सामान नहीं होती कि जब मन किया छोड़ दिया और जब मन किया लेने चले आए। इतने में अंदर से रागिनी बाहर आई। चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। आवाज़ भी पहले से ज़्यादा ठहरी हुई थी। कहिए, किस लिए आए हैं? नीरज कुछ पल उसे देखता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो लड़की हमेशा उसके पीछे पीछे चलती थी, आज उसके सामने बिल्कुल अलग खड़ी है। चलो घर चलते हैं। कौन सा घर? रागिनी ने बिना भाव बदले पूछा। नीरज वापस लौट आया। अगली सुबह घर का माहौल बिल्कुल अलग था। नीरज रोज़ की तरह चुपचाप ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कुर्सी खींचकर आंगन के बीच में रख दी और वहीं बैठ गया। सावित्री देवी ने उसे देखकर पूछा, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या, जो यहाँ बैठ गए हो? नीरज ने शांत आवाज़ में कहा, पहले घर की बात होगी, फिर ऑफिस जाऊँगा। सावित्री देवी हंस पड़ी, अच्छा, अब तू मुझे घर चलाना सिखाएगा। घर चलाना नहीं माँ, घर बचाना। इतने में रामेश्वर जी भी बाहर आ गए। सावित्री देवी ने गुस्से में कहा, सीधी बात बोल। इतने में स्वाति भी बाहर आ गई। नीरज ने पहली बार बिना हिचक उनकी आंखों में देखते हुए कहा, गलती रागिनी की नहीं थी, गलती हमारी थी और सबसे बड़ी गलती तो मेरी थी। सावित्री देवी तिलमिला उठी, मतलब मैं झूठी हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आपने कभी उसकी कोई बात सुननी ही नहीं चाहिए। हर छोटी बात को उसकी बदतमीजी बना दिया।
आपने उसे बहू कम और नौकरानी ज़्यादा समझा। माँ देखो, अब भैया कौन सी पट्टी पढ़ के आए हैं ससुराल से। बस बहुत बोलने लगा है तू। आज बोलूँगा माँ, क्योंकि 7 साल से चुप रहकर मैंने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया है। सावित्री देवी ने गुस्से में पास रखा लोटा ज़मीन पर पटक दिया। अगर इतनी ही मोहब्बत है उससे तो इसी वक्त इस घर से निकल जा। नीरज खड़ा हो गया। अगर अपनी पत्नी का सम्मान करना इस घर से निकलने की कीमत है तो मैं तैयार हूँ। रामेश्वर जी ने तुरंत कहा, मैं भी एक बात साफ कर देता हूँ। बहू ने इस घर के लिए जितना किया है उतना शायद हम सब साथ मिलकर भी नहीं कर पाए। उसे जिस तरह घर से निकाला गया वह गलत था। सावित्री देवी ने चारों तरफ देखा। उन्हें उम्मीद थी कि कोई तो उनकी बात मानेगा, उनकी तरफ से बोलेगा, लेकिन पहली बार घर में कोई उनके साथ नहीं था। उनकी आवाज़ धीमी पड़ गई। तो अब सारी गलती मेरी ही है, रामेश्वर जी ने शांत स्वर में कहा। गलती मान लेने से इंसान छोटा नहीं होता, रिश्ता बड़ा हो जाता है। सावित्री देवी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। पूरा दिन घर में सन्नाटा रहा। शाम को उन्होंने पहली बार खुद अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर आई। उनकी आंखों की अकड़ पहले जैसी नहीं थी। उन्होंने धीरे से कहा, नीरज। जी माँ, चलो रागनी के पास चलते हैं। नीरज ने उनकी तरफ देखा। उसे जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही माँ है जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि बहू इस घर में कदम नहीं रखेगी। चारों लोग रागनी के मायके पहुँचे। दरवाज़ा खुला तो सामने रागनी थी। वह कुछ पल सबको देखती रही। सावित्री देवी आगे बढ़ी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, अगर हो सके तो मेरी बात सुन लेना। रागनी चुप रही। सावित्री देवी ने पहली बार बिना किसी बहाने के कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे हमेशा लगता रहा कि अगर बहू सिर उठाकर जीने लगेगी तो सास की इज्जत कम हो जाएगी। इस सोच में मैंने कभी ये नहीं देखा कि तुम भी किसी की बेटी हो। तुम्हारे भी दिल को चोट लगती है। जिस दिन तुम्हारा सामान बाहर फेंका था उस दिन मैंने सिर्फ तुम्हारा नहीं, अपने घर का भी सम्मान बाहर फेंक दिया था। आंगन में खामोशी छा गई। रागनी की माँ और पिता भी बाहर आ गए। नीरज आगे बढ़ा। रागनी, माफ़ी मांगने का हक शायद मैंने खो दिया है, लेकिन एक मौका ज़रूर मांग सकता हूँ। अगर तुम वापस आओगी तो इस बार सिर्फ बहू बनकर नहीं, इस घर की बराबर की सदस्य बनकर रहोगी। और अगर भविष्य में कभी तुम्हारे सम्मान के खिलाफ एक शब्द भी बोला गया तो सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। रागनी काफ़ी देर तक सबको देखती रही। फिर उसने बहुत शांत आवाज़ में कहा, मैं अब वापस कभी नहीं लौटूंगी। आप लोगों ने जो मेरे साथ किया वो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता। और नीरज, तुम तो पति कहलाने के भी लायक नहीं हो। स्वाति बोली, भाभी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए हम सबको और घर चलिए। बच्चे भी आपको याद करते हैं, पूछ रहे थे मामी कब आएंगी। सावित्री देवी ने बिना देर किए कहा, मैं वचन देती हूँ अब से इस घर में कोई भी रिश्ता अपमान पर नहीं चलेगा। तुम्हें जैसे ठीक लगे वैसे रहना वहाँ।
रामेश्वर जी मुस्कुरा दिए। शारदा देवी ने बेटी की तरफ देखा। फैसला तेरा होगा। रागिनी ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, मैं बहुत सोच समझकर फैसला ले चुकी हूँ। अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं नहीं जाऊँगी अब उस नर्क में। फिर चारों लोग मायूस होके लौट आए और रागिनी अपने माता पिता के साथ रहने लगी। डाइवोर्स पेपर भेज दिए नीरज को और पास के स्कूल में पढ़ाने लगी और सुकून से जीने लगी अपने आत्मसम्मान के साथ। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।